ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से आसिफ जरदारी के बाद मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया है। तवील खामोशी के बाद एक तवील खिताब जिसके अंदर उन्होंने मुल्क में जमहूरियत, निज़ाम, माजी की रिपोर्ट, समूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट का तज़किरा किया। फिर उसके बाद माहौल कैसा रहा, इंतखाबात का चोरी होना, डॉन लीग से होते हुए इस हुकूमत के आने तक, इस हुकूमत के आने को भी तनकीद का निशाना बनाया। मजमूई तौर पर हर चीज़ से खफा नजर आते हैं मियां नवाज शरीफ, जो खुद 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, बाहर हैं मुल्क से इस वक्त अपने इलाज की गर्ज से। अदालत ने उनको बुला रखा है 22 सितंबर को। इस मुतालिक उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि इमरान खान हदफ नहीं है। इमरान खान जिस तरह आए हैं वो मामला उनके लिए तनकीद उस पर वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंडेट दे रहे हैं APC को, जिसके इजलास और वहाँ बहस मुबाहिसे और तजावीज़ पर बात होगी। कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से स्पीकर, जो खबरें आ रही हैं स्पीकर और वज़ीर आला को लेकर, वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक गालिबन पेश की जा सकती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियाँ तहलील करने की बात भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब, ये एक तवील तकरीर अभी हमने सुनी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन ये कह गए आखिर में कि आप फैसला कर लें, हम साथ खड़े होंगे। क्या ये अपोजिशन कोई फैसला करने के पोजीशन में नज़र आ रही है जिस तरह ये सब आज इकट्ठे हैं? देखिए, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज़ दोबारा आ रही है, इसको ज़रा ठीक भी करवा लें, ज़रा रिक्वेस्ट भी कर लें कि मेरी ऑडियो मुझे वापस आ रही है। अच्छा, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो आज की तकरीर है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, वो अपना जो बयानिया पाकिस्तान से जाते हुए लेकर गए थे, वो बयानिया अभी भी अपने साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है, उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इदारों की तरफ वो नरम नज़र नहीं आए, यानी वो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, अदलिया के ऊपर लगाते हैं, नैब के ऊपर लगाते हैं, दीगर इदारों के ऊपर वो लगाते हैं, तो वो इल्ज़ामात उनके बदस्तूर मौजूद हैं। वो आज भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से है, जो इमरान खान साहब को लेकर आई, और यही बात वो कर रहे हैं। लेकिन सेम टाइम में वो ये कह रहे हैं कि हर इलेक्शन जो है वो चोरी किया जाता है। तो 3 मरतबा ये खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, तो वो तीनों इलेक्शन भी तो चोरी हुए थे। इस बात का जवाब और इस बात को कन्फेस वो कभी नहीं करते। यानी वो ये कहते हैं कि इस सिस्टम को बार बार ख़राब किया जाता है, यहाँ पे इलेक्शन चोरी किया जाता है और लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए डिसाइड किया जाता है। हर इलेक्शन से पहले फैसला हो जाता है कि इसकी हुकूमत आनी चाहिए। तो 3 मरतबा तो मियाँ साहब की हुकूमत आई है, उनके लिए भी फैसला हुआ, उन्होंने भी बैठ के चीज़ें तय की। वो भी काला कोट पहन के गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़, और उन्होंने भी जो है वो मेमो गेट स्कैंडल के अंदर एक रोल प्ले किया था। तो ये सारी चीज़ें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो नज़रियाती होने का वो कह रहे हैं कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, उसका यकीन वो लोगों को कैसे दिलाएं? यानी मेरे जैसे एक आम सहाफ़ी को यकीन कैसे दिला सकते हैं वो? यानी जैसे ही उनको समूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट वो बात कर रहे हैं, और वो आदमी बात कर रहा है जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, और उसके हाथ के नीचे वो कमीशन की रिपोर्ट मौजूद थी, और तीनों मरतबा वो उसको पब्लिक नहीं कर सका। अब आ जाए इस बात की तरफ कि अपोजिशन कर क्या सकती है। अपोजिशन बड़े आराम से हुकूमत गिरा सकती है। अगर तो ये हुकूमत ठीक नहीं है और मियाँ साहब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती ला के उन्होंने एक नायल हुकूमत को मुसल्लत कर दिया है, तो बड़ा आसान है, ये यहाँ से निकलें और कौमी असम्बली की तमाम नशस्तों से इस्तीफ़ा दे दें। सूबाई असम्बली की तमाम नशस्तों से इस्तीफ़ा दे दें। आपके 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई चांस बनता ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो बाई इलेक्शन करवाया जा सके। पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा और दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा। ये बड़ा आसान है, इंतहाई आसान है। ये मौलाना साहब वाली बात आप कर रहे हैं कि ये करेंगे नहीं। इन सबका यहाँ पे स्टेक है। PMLN इस वक्त इलेक्शन में जा नहीं सकती, उनको केसेस का सामना करना पड़ रहा है। नई अदालतें बनने जा रही हैं, वो बड़ी तेज़ी से केसेस को सुनेंगी। 90 दिन के अंदर जो है वो रेफरेंसेस जो है वो निपटाए जाएंगे अदालतों के अंदर। नैब कोर्ट्स के अंदर काम तेज़ होने वाला है। इस वजह से PMLN तो इस वक्त इलेक्शन में नहीं जा सकती। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं जा सकती कि वो ये सोच रहे हैं कि सिंध में हमारी अच्छी खासी अक्सरियत वाली हुकूमत है, वो भी अगर हमारे हाथ से चलेगी तो फिर हमारे पास क्या आएगा? और पीपल्स पार्टी को साफ नजर आ रहा है। तो इमरान, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन अपना कोई भी स्टेक नहीं छोड़ेगी, जहां पर जैसे हैं इतना एक्सट्रीम फैसला नहीं लेंगे। नज़ीर लगारी साहब, आपने भी तवील तकरीर सुनी जो नवाज शरीफ साहब ने की, और तमाम गिले शिकवे जो वो बहुत से तो दोहराते रहते, वही इसमें भी थे। उन्होंने बोला फजलुर रहमान साहब से मुत्तफिक हूँ, हम एक फैसला कुन मोड़ पर मौजूद है, रवायती तरीकों से हटकर फैसला करना होगा। ये इमरान खान ने भी कुछ सामने चीजें रखी कि नहीं करेगी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने स्टेक लेकर। आप क्या देख रहे हैं, कोई फैसला कुन सूरत हाल पर नून लीग, पीपल्स पार्टी पहुंच सकती है क्या? पहली बात यह है कि हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ बैठकर तकरीर करना और बात है और लंदन में बैठकर तकरीर करना और बात है।
लंदन में तकरीर करते हुए अब बहुत सी चीज़ों से आज़ाद होकर बात कर रहे हैं, और जब जाते हुए यहाँ पर आपको जो ब्लैक डेथ्स हुए थे उनकी तादाद का भी हमें मालूम नहीं है कि इस वक्त उनकी क्या तादाद है। मियां नवाज़ शरीफ के बारे में मेरा कभी भी ये गुमान नहीं रहा है कि वो पाकिस्तान के ची गवेरा हैं या कोई इनकलाबी लीडर हैं या वो बहुत बड़ा इनकलाब का पेश खैमा बन रहे हैं। वो एक ख़ास टारगेट पर काम करते हैं और उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो किस तरह अख्तियारात और इक़्तिदार को अपने पास रखें और अपने पास उसको सस्टेन करें। वो जितनी बार भी आए वो अरेंजमेंट के साथ है, अरेंजमेंट के बगैर नहीं आए हैं। 3 बार वज़ीर आज़म बने और तीनों बार वो अरेंजमेंट के साथ, मैनिपुलेशन के साथ और इंजीनियरिंग के साथ वो आते रहे हैं इक़्तिदार के अंदर, और वो किसी भी पॉपुलर ज़रिए से नहीं आए हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो मुल्क की बड़ी पार्टी थी उसको तो 18 सीटें मिलें और मियां नवाज़ शरीफ को 3/4 मेजॉरिटी मिले, तो अरेंजमेंट जब उनके हक़ में होता है तो बहुत अच्छा होता है और शानदार होता है और ज़बरदस्त होता है और ताली बजाने वाला होता है। और जमहूरियत और मीडिया की आज़ादी भी उनको उस वक्त याद आती है जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं। इक़्तिदार में होते हुए उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, वो ख़ुद हमला आवर हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, बोल के निकलने से पहले बोल पर जो हमला किया था वो इतना ख़तरनाक हमला था कि अब तक उसके असरात मौजूद हैं। तो मियां नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बहुत सी बातों से इत्तफाक है, बहुत सी बातें वो ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनाब नवाज शरीफ तो उसका मुहर्रिक रहे हैं, वो उसके पेश खैमा रहे हैं और उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है और उनकी ही वजह से उन्होंने सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत की राहें हमवार की और उनको राहों पर चलते रहे। IGI जब बनाई गई थी और जिसका असद दुरानी साहब ने बाहर कोर्ट से बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी एडमिट किया था और जिसके बारे में जनरल असलम बेग साहब ने भी बताया था, वो तो IGI बनाने का मरकजी नुक्ता नज़र वो हमीद गुल साहब ने भी, जो इसके बानी थे, वो बताते रहे हैं कि जनाब हमने रास्ता रोकना था, हम पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए हमने ये अख्तियार किया था रास्ता कि हमने एक बनाई थी और उसको फंडिंग की थी। और जिस तरह की फंडिंग हुई थी मेहरान बैंक के जरिए और जिस तरह से यूनुस हबीब ने फंडिंग की थी और जिस तरह से हमारे लगारी साहब ये माजी है जिसके बाद हमने देखा, अभी आपने कहा इनकलाबी नहीं हो सकते, मगर वो फिर मुफाहमती सियासत की तरफ गए और फिर अपने आप को नजरियाती कहते हैं। दर हकीकत क्या है? फयाजुल हसन चौहान साहब तवील तकरीर की है, नवाज शरीफ साहब ने निज़ाम को, तर्ज़ हुकूमत को, तमाम चीज़ों को सख्त तनकीद का निशाना बना के बहुत से सवालिया निशान और एक हतमी लाहे अमल की बात कर रहे हैं। पहले इनको गवर्नमेंट को जो है ना वो आप अप्रिशिएट करें। उन्होंने मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनवाई है और 1 घंटा सुनवाई है। बिल्कुल, ये जो इल्ज़ाम लगता है इनकी हुकूमत के ऊपर कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको नहीं मानते उसमें, तो ये इल्ज़ाम अब इनके ऊपर कम से कम नहीं लगेगा। अब बात आएगी अपोजिशन की तरफ, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने की है। जी चौहान साहब की हुकूमत ने दिखाई तकरीर और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की जा रही है जिसको इमरान साहब भी अप्रिशिएट करें। अब आप कमेंट कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा है उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को दोनों हाथों से सलाम और सलूट कि उन्होंने एक मुजरिम की तकरीर नशर करने की इजाज़त दी कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि जनाब ये आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय के रस्ते में रुकावट है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पता था कि ये GT रोड की तकरीर करेंगे और ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी चलाएंगे। दूसरी, आज मैं समझता था कि तकरीर तो उनकी सुनानी चाहिए थी नवाज शरीफ साहब की और कैमरों का जना रुख शहबाज शरीफ साहब की शक्ल की तरफ होना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब की शक्ल इस वक्त भी अगर आप दिखाएं ना, उनका मुंह लटका हुआ है और अटका हुआ है। वो दिल में कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई को सलवाते सुना रहे होंगे कि बेड़ा गर्क और सत्यानाश और सवा सत्यानाश पेट दिया मेरी सियासत का, मेरी सारी जिद्दोजहद का 2 साल का। और वो दिल में अपनी भतीजी बेगम सफदर अमान साहिबा को भी सुना रही होंगी कि मुझे घेर घार के यहाँ पे ले आई है और यहाँ ला के फिर हरकत जो की है अपने बाप के जरिए से, उसने मेरी सियासत को किसी पल्ले का नहीं छोड़ा। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी लंबी दास्तान है। उस शहबाज शरीफ साहब की शक्ल देखने वाली थी कि जिसने 5 सालों में 24 दफा GHQ में जाके रात के अंधेरे में जनरलों से मुलाकातें की थी। शक्लें देखने वाली थी इनकी कि जब इनसे पूछो कि 2013 के इलेक्शन में रात को जनाब वो कंप्यूटराइज सिस्टम क्यों हैक हो गया था, इनसे पूछो 2013 के इलेक्शन में
अभी 9 बजे के करीब तकरीर करके नवाज शरीफ साहब किस मामे, चाचे और फुफड़ से मुतालबा कर रहे थे कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। इस नवाज शरीफ साहब से पूछें कि वो जनरल जिलानी जिसको 48 लाख रुपए दे के वजीर खजाना बने थे, वो कौन सी मखलूक थी। नवाज शरीफ साहब से पूछें वो जनरल जियाउल हक कौन था कि जिसने कहा था मेरी उम्र जनाब नवाज शरीफ साहब को लग जाए। नवाज शरीफ साहब को उम्र भी लग गई, उनके करतूत भी लग गए, उनका रहना भी लग गया, उनका सहना भी लग गया। इस नवाज शरीफ साहब से पूछे, मैं पुराना सियासी कारकुन हूं, 85 से लेके अब तक की सियासत मेरे टिप्स पे है। 90s के इलेक्शन के अंदर हर इलेक्शन में 20-20 हजार बैलेट पेपर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेटों को मिला करते थे जब इनकी बारियां लगती थी। इनसे पूछो वो कौन से चाचे, मामे और ताए और फुफड़ इनको ला के दिया करते थे। इनसे पूछो कि 1999 का इलेक्शन जो इन्होंने जीता था वो किसके सर पे जीता था। इनसे पूछो कि 2013 का इलेक्शन इन्होंने जीता था वो किसके सर पे जीता था। लोगों को बेवकूफ बनाते हो। आज इनको पाकिस्तान की और इंडिया के खिलाफ की बातें याद आ गई हैं। इनसे पूछो मोदी के साथ यारी और दिलदारी किसने लगाई थी। इनसे पूछो मोदी की अम्मा को जो है वो साड़ियां किसने भेजी थी। इनसे पूछो मोदी की जो है वो बहनों को जो है वो आमों की टोकरियां किसने भेजी थी। इनसे पूछो कि जब ये इंडिया के दौरे पे गए थे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की रवायात को तोड़ते हुए पहला वजीर आजम था कि जिसने कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की थी और जाके जिंदाल के घर में घुसे थे। वो जिंदाल के जो चौहान साहब एक दो सवाल आते हैं उन्होंने मियां साहब ने उठाए। अजीब बात चौहान साहब एक दो चीजें अगर स्पेसिफिक हो जाए ना थोड़ा सा। एक तो उन्होंने कहा कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट चल रही थी और इदारे जो हैं वो हुकूमतों को कंट्रोल कर रहे थे, और अब मियां साहब कह रहे हैं कि स्टेट अबव द स्टेट की एक पॉलिसी आ गई है और हुकूमत खुद कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उसको चला रही है। एक तो ये उनका इल्ज़ाम है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एजेंसीज़ के ऊपर बड़ा, पाकिस्तान की एजेंसीज पे बड़ा सीरियस उन्होंने एलिगेशन लगाया और ख़ास तौर पे उन्होंने एक डिमांड की है कि आसिम सलीम बाजवा साहब का जो मुकदमा है उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों पे आप रोशनी डालें क्या इमरान। हाँ मैं बताता हूँ। इमरान खान साहब आज साबित हो गया मेजर गौरव आर्या और ये जनाब आपके मेजर रिटायर्ड नवाज शरीफ साहब हमारी फौज के नहीं, ये उधर की फौज के लग रहे थे। ये दोनों एक हैं। वही मेजर गौरव आर्या के जो रा का जनाब साबिक डायरेक्टर है, जिससे 20 दफा मैं इंडियन चैनल्स के अंदर पिछले 6 सालों में मैं डिबेट कर चुका हूं और मुझे उसकी जहनीत का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो कितना जहरीला है। वो दूसरा जनाब आपका जिंदाल है, वो दूसरा जनाब आपका अजीत देओल है। उसने जो लॉन्च की थी साजिश सी पैक के खिलाफ, उसी साजिश को पकड़ के आज ये आपके नवाज शरीफ साहब ने वही बातें की। जनाबे वाला, मैं इनसे पूछता हूं कि आप बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? आप किसके तावन से बाहर गए हैं? इमरान खान साहब के तावन से गए हैं ना। अगर इमरान खान साहब के तावन से नहीं गए, हुकूमत के तावन से नहीं गए, तो फिर किसके तावन से गए हैं? आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? आपको जनरल मुशर्रफ बाहर बैठा नजर आ रहा है, अपना नजर नहीं आ रहा कि आप भी तो बाहर बैठे हैं, आप तो मुजरिम हैं। जनाब ये बात यह है कि दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीयत। इनसे ये पूछे, इनके पास सारे के सारा किरदार मौजूद था कि आप चीजों को सिस्टमाइज करें, आप मुल्क को तरक्की दें। आपने मुल्क को करप्ट किया। आप ये बताएं, जनरल परवेज मुशर्रफ 38 अरब डॉलर के ऊपर जो है वो 2008 के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बरामदात को छोड़ के गया। इन्होंने उसको 19 अरब डॉलर तक यही लोग लेके आए। यही आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन। इनसे चौहान साहब साथ रहिए, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अगर ऑपोजिशन किसी लाहे अमल पर पहुंचती है मंतकी तौर पर, तो हुकूमत क्या इसी तरह फैसिलिटेट करेगी जैसे कह रही कि आज हमने दिखाया है? सईद काजी साहब जो चौहान साहब रिस्पॉन्स दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मैं आती हूँ चौहान साहब आपकी तरफ। काजी साहब जो हुकूमत रिस्पॉन्स दे रही है उनका रद्द-ए-अमल ले लूँ। सईद काजी साहब एक तवील तकरीर, उसमें इल्जामात की भरमार और चौहान साहब ने अभी जवाब भी दिया हुकूमत की तरफ से। क्या वाकई हमारा निज़ाम अवाम के लिए काम कर रहा है? हमारा सियासतदान के लिए अवाम कहीं तरजीह है? वो हुकूमत में या अपोजिशन में? दोनों सूरतों में दोनों की तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सामने है। पहले तो मैं दो बातें कर दूं, फिर मैं मुख्तसरन। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब को ना अब बड़ा अरसा हो गया सियासत में, इन्हें कोई बेहतर स्पीच राइटर तलाश कर लेना चाहिए। ये कोई 1.5 सफ़े में बात हो सकती थी जितनी इन्होंने तवील बात की है, और इफेक्टिव भी ज़्यादा होती। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर, एक तो ये मेरी दरख्वास्त है, उनके अपने कारकुन ही कहीं सो ना गए हों। और एक तो मुझे लगता है लिखने वाला जो है ना उसको पर सतर जो है वो मिलता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये उनकी तकरीर कम लगती थी और शरीफ डायनेस्टी की पॉलिटिकल एबुचरी ज़्यादा लग रही थी। आज बेसिकली उन्होंने इस तकरीर के ज़रिए इनडायरेक्टली जो एक बात
सामने और वाजे की है वो ये है कि वो ऑन द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टकराव में है, और वो टकराव उस पाकिस्तानी रियासत से करना। और फिर दो उनके बड़े अहम इशारे हैं, एक OIC का इशारा है और फिर कुछ मुकदमात जो वतन अजीज़ में चल रहे हैं। फिर उन्होंने जो ख़ास तौर पर इशारा किया है आपकी जो SCCP का और वो जो अहमद नूरानी साहब की खबरें थी, तो उसके साथ उन्होंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए जो अपने डांडे वहाँ जोड़ दी हैं। तो इससे सफ़बंदी सामने आ गई है, क्योंकि यहाँ बुनियादी सफ़बंदी जो है, आज जो प्रॉक्सी वॉर है वो इमर्जिंग चाइना है और लागोर होता हुआ एक अमरीकी साम्राज्य है। ये इस तनाजुर में हमें अपनी सियासत को देखना होगा। और नवाज शरीफ साहब अपना जो चांस ढूंढ रहे हैं वो मगरिब के हवाले से ढूंढ रहे हैं, और मगरिब बहुत बड़े डोल्ड्रम में है, बहुत बड़े डिक्लाइन में है, तारीख इंसानी के सबसे बड़े रिसेशन में है। नवाज शरीफ साहब अपने आप को बता रहे हैं और पेश कर रहे हैं कि ऑप्शंस की सूरत में मामला कैसे ठीक हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये देखें मामला क्या है। काजी साहब आप देखें, आप यानी इस एज के अंदर आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, मियाँ साहब की सेहत आपको कैसी लगी ये बताएं। माशाल्लाह हेल एंड हार्टी हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब ये आपने बड़ा सेहत ऐसी है। मैं जरा जवाब देता हूँ। एक घंटा मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा तकरीर कर सकता है वो बीमार नहीं हो सकता। नहीं, वो ये आप पर भी इल्जाम आता है हजूर, आपने भी चेक करना था जब भेजा था। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि उनके प्लेटलेट्स इतने पुख्ता कार प्लेटलेट्स हैं कि वो 30-35 प्लेटलेट्स की बुनियाद पे भी इंशाल्लाह 150 साल जिंदगी अल्लाह ताला उन्हें सेहत जिंदगी दे और सेहत कामला अता फरमाए। एक बात साहब की कहके नहीं रुक रहे वैसे नवाज शरीफ को सुनने के बाद। अब बात ये जो आपने आखिरी बात की थी, ये सवाल आपके लिए भी है, सबके लिए, वो ये है कि इस सारे खेल में मैं किधर हूं, इस मुल्क की अवाम किधर हैं, इस मुल्क का सियासी एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा क्या है जो मेरी जेब काटने पे एक भी गुफ्तगू हो रही है। इस सारे के स्कूल महंगे, मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, इलाज से मैं महरूम हूं, 4 इदारे ये भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, पीपल्स पार्टी भी कर रही थी, PTI भी कर रही है। मेरा सौदा, मेरा सामान छापे पे रख के बेच रहे हो, मेरे राइट्स की कहीं कोई बात है तो फिर मैं कैसे, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें जमहूर ही नहीं है, जिसमें जमहूर के हकूक की कोई बात ही नहीं है। बात है तो सलमान शहबाज साहब के हकूक की बात है, जहांगीर तरीन साहब के हकूक की बात है, जनाब बिलावल भुट्टो साहब के हकूक की बात है। इमरान खान जो तकरीर अभी कर रहे थे शहबाज शरीफ, एक टोन का डिफरेंस बड़ा साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जिस टोन में बात की है और जितनी बात सामने रखी है, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में गुफ्तगू और बातचीत की है। तो जो ऑप्शन सामने आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि खुद एक जमात के अंदर से एक डिफरेंट तरह के, 2 तरह के पैगामात का सामने आना और आला तरीन क़यादत की शिरकत भी यहाँ पर है। देख रहे हैं कि खुद नून लीग ही किसी एक मुकाम पर या एक नुक्ते को लेकर पहुंची है वहाँ पर। देखिए, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जितना कुछ कह के गए हैं ना, वो सारा, उसको पंजाबी में एक मिसाल है, खोता ही खूह में फेंक दिए। यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की सारी तकरीर का डंग निकाल दिया और अब वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जितनी चिंगारी भड़का के गए थे, सबके दिलों में एक आग लगा के गए थे, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाला पाइप पकड़ा हुआ है और अब पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर कि मैं लोगों को अब ठंडा करूँगा। तो ये जब आपस में ही आपका कंसेंसस नहीं है, जब आपस में ही आप लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली करना क्या है, तो फिर आप लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं और लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। देखें, ये 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लिख रहा था। नंबर 1, हालात ये आ गए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन कह के बुला रहे थे, जनाब चेयरमैन, और जनाब चेयरमैन साहब कह के बुला रहे थे। अब मजबूरी है, वरना पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा करते थे कि खिलाड़ी और जरदारी इकट्ठे हो गए हैं, तो अब आप समझ जाएं कि चोर जो है उनके साथ मिल गए हैं जाके। एक फिक्र मुझे कहने दीजिएगा यहाँ पे, ये आपकी बात फरमा दी। अभी आलमी अरवा से जुल्फकार अली भुट्टो जब देख रहे होंगे अपने नवासे को शहबाज शरीफ फखर करेंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे? फखर करेंगे जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब से उन्होंने कहा जी हम मुत्तफिक हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी हुकूमत गिराने के लिए इस्तीफे दे दो। उसके लिए क्या ये अपोजिशन तैयार होगी? एक सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया कभी भी, तो 5 से 6 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने निकाला है, उसके ऊपर उनको मादरत भी करनी चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा नहीं दी जा सकी। अदालत ने बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऑप्शन दी थी कि अगर इस आदमी को पाकिस्तान में रखना है और आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको रखें, लेकिन मियाँ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से फरार करवाया था, बाहर नहीं जाने दिया। जैसे अभी मियाँ साहब को फरार करवाया गया ना,
इसी तरह मियां साहब ने मतलब तारीख ही दोहराई जा रही है, फरार करवाया था। बिल्कुल है। और ओआईसी को मजबूत करने के मामले के ऊपर मियां साहब की बात ठीक है, वहां ऐसा लगता है कि खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान उतना बेहतर नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। जनरल आसिम सलीम बाजवा, अच्छा, इस मामले के ऊपर देखें, हाँ, अगर यहाँ मुझे रोकेंगे ना लोग समझेंगे हम डर गए, हम डर गए। आसिम सलीम बाजवा साहब के मामले में देखें, इमरान खान साहब ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था नवाज शरीफ के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ अदालत में गए थे। PMLN जुर्रत का मुजाहरा करे, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उनको बनाए कंप्लेनेंट और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ केस करें। अभी आपने खुद बता दिया उन्होंने तकरीर कैसी की, नहीं वो बनाए ना, भेजें शहबाज शरीफ साहब को या अपनी फैमिली में से किसी को भेजें, जाके मुकदमा करें आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ, अपनी पार्टी को मुतहरिक करें, उनके खिलाफ एहतजाज करें और उनको कटहरे के अंदर लेकर आए। अगर वो नहीं लेकर आ रहे इदारे तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपोजिशन है, आप लेकर आए। और दूसरी बात आखिरी, अगर उन्होंने पैसा बनाया इलीगल तरीके से तो उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कौन था? या नवाज शरीफ या राजा परवेज बहुत आम सवाल, बहुत आम सवाल, या यूसुफ रज़ा गिलानी? तो उनसे पूछें कैसे बनाया, फिर उनको भी बताना पड़ेगा। खुद भी जवाबदेही के लिए तैयारी हो। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, एक के बाद एक 3 तकरीरें हो चुकी हैं, मगर जो नून लीग से 2 तकरीरें हुई हैं, ये लगता है कि इस APC को किसी नुक्ते की तरफ लेकर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की साबिक वज़ीर आज़म आशा एक लफ्ज सीखा, एक होता है खुदकश हमलावर जो वारना से तैयार होता है और आके लाहौर के बून मार्केट में या प्लाजा पे फट जाता है। नवाज शरीफ ने आज 2 अदारों पे खुदकश हमला कर दिया है। मुझे लगता है उनका जो स्पीच राइटर है उन्होंने नवाज शरीफ का ही पूरा माजी बयान कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमारी फौज को डायरेक्ट ही अटैक किया, डायरेक्ट ही अटैक किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ज़ियाउल हक का बगल बच्चा था, उसके रेफरेंडम के सारे अखराजात मैंने किए थे, गैर जमाती इलेक्शन में खरीदो फरोख्त मैंने की थी, सहाफियों पर बंदी मैंने लगाई थी, सहाफियों को मैंने गिरफ्तार कराया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट, फाइज ईसा साहब की तो बात की, उन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वालों को लाहौर मैंने कितने पैसे देके भेजे थे और क्या क्या उनको टारगेट दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया। मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपना माजी बताते हुए भी भूल गए लिखी हुई तकरीर पर कि तो जस्टिस क्यूम चाहिए। मेरी तो सब शरी आता 97 के इलेक्शन मेरे साहब ने, मियां साहब ने इसका तस्करा किया होगा कि किस तरह फ्रॉड करके जीता। मुझे मान लिया कि 2018 के इलेक्शन में खदशात थे, क्या 13 और 8 का ठीक था? 13 का इलेक्शन तो इनके सामने रिजल्ट बना एक दिन पहले। इस तरह मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ अल्ताफ फैन के बयानिए के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसमें जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है जिसने इसको बाहर भेजा। यही तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ बाहर जाएंगे और बाहर जाके वही पॉलिसी अपनाएंगे जो अल्ताफ फैन की तरफ हो। देखिए ऐसा, अगर आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, कोई बीमार आदमी इतना लाल टमाटर की तरह खुलकर जज्बाती होकर नहीं बोल सकता जिस तरह वो बोल रहे हैं। उनकी जो सेहत बता रही है, अगर वो पैदल चले तो जहाज से पहले आ जाएंगे, ब्रिटिश एयरवेज से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें गारंटी ये दे दे कि आपको वज़ीर आज़म वापसी के बारे में नहीं कुछ बताया उन्होंने इतनी लंबी तकरीर में। नहीं, देखे तकरीर में नहीं, उन्होंने कौम से कहा कि एहतजाज करो मेरे बिहाफ पे। उन्होंने कौम से कहा मैं और मेरे बच्चे महफूज मकाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, आप पुलिस की लाठियां खाओ, आंसू का बर्दाश्त करो और मारो। उन्होंने आज बिलावल साहब की तो बड़ी तकरीर नहीं की, तारीफ की। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके नाना जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी किसने लगवाई, उस पर मिठाइयाँ किसने बांटी, उस पर जश्न किसने मनाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहते हैं कि हमेशा फौज इंटरफेरेंस करती है। उन्हें ये नहीं बताया कि फौज तो उनको 3 दफा लाई है। वो काम ठीक था जब इनके गले में नोटों का हार पहना दे, ठीक है। जब इनसे मैं भी कहूंगा जी, मैं लेती हूँ लगारी साहब। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है। दोनों बहुत सीनियर हैं। अपने एहतसाब के बगैर दूसरे की जो एहतसाब की चाह है, वहाँ यहाँ पे सारी गुफ्तगू में ये दिखाई दे रहा है। तो मुझे दोनों लोग बहुत सीनियर है। मैं एक सवाल रख देता हूँ, आप अपनी ओपिनियन दोनों दे दें। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि एक्चुअली नवाज शरीफ साहब ने आज फायदा किसका किया, और पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल क़यादत, पाकिस्तान के बाहर लंदन से बैठे हुए एक आदमी के बड़े सख्त जुमलों के ऊपर यहां कुछ चंद कदम भी चल सकती है। सर भट्टी साहब पहले आप बता दें, फिर आप बता दें लगारी साहब। देखिए, खुद नवाज शरीफ साहब जब नाहल हुए गिरफ्तार,
ख्वाजा आसफ ने कहा 2 लोग भी नहीं आ सकते। मियाँ साहब ने हमेशा पैसे की सियासत की, पैसे को फरोग दिया, खरीदो फरोख्त की सियासत की। मैंने यही कहा ना, ये मुझे अल्ताफ साहब के करीब जाते हुए नजर आते हैं। सही। उनका अंदाज़े गुफ्तगू आज अनबिलीवेबल था। मैं नहीं समझता था कि जो लीड राइटर है वो नवाज शरीफ के खिलाफ ही लिख रहा है। ये जो सारे इल्जाम लगा रहे हैं ना, ठीक है भट्टी साहब, मैं लगारी साहब का एक कमेंट ले लूं, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए, माजरत दीजिएगा मुझे भट्टी साहब। जी लगारी साहब। जी मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, ये जो तासुर है कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ अलग अलग पेज पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों भाई एक ही पेज पर हैं, एक ही चेहरे के 2 रुख हैं। एक इस अंदाज में बात करें, दूसरे अंदाज में बात कर रहे हैं। टारगेट एक ही है और टारगेट मैनिपुलेशन है। अल्टीमेटली इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, एक प्रेशर रखकर इस्टेब्लिशमेंट पर और दूसरे बहुत सॉफ्ट होकर एक ही टारगेट अचीव करना चाहते हैं और दोनों एक ही पेज पर। इनमें ज़रा सा भी इख्तलाफ नहीं है, कतअन इख्तलाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ थे, भट्टी साहब ने, इमरान खान साहब हमारे साथ थे, सईद काजी साहब हमारे साथ थे। जहां आखिर में जाके लगारी साहब ने कंक्लूड किया ये APC अभी चलेगी, मुशावरत होगी और फिर हतमी फैसला शाम को अपोजिशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने लाएगी कि क्या किस नतीजे पर वो पहुंचे हैं। लेकिन लगारी साहब कहते हैं कि एक ही चेहरे के 2 रुख हैं, टारगेट रखकर कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। देखना ये अपोजिशन शाम तक क्या हासिल करती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।